चलिए ध्यान दीजिए। लिख रहा है कि एक यात्री 380 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से, कार से और बस से इस रेशियो में तय किया है। मतलब ट्रेन, कार और बस से तय किया गया जो दूरी का अनुपात है वो 10:7:2 है। यदि इन वाहनों का प्रति किलोमीटर किराया जो है 5:9:7 के अनुपात में है, तो वह कुल कितने रुपए किराए के रूप में भुगतान किया यदि बस का प्रति किलोमीटर किराया 0.35 रुपये हो। चलो टेढ़ा रास्ता से चलते हैं। सीधा तो हमको पहले से ही दिख रहा है, टेढ़ा चलते हैं हम लोग, क्योंकि सीधा तो चलना आसान है, तो आसान काम नहीं करेंगे। कह रहा है कि बस का जो प्रति किलोमीटर किराया वो इतना रुपए है, मतलब ये निश्चित में बोला है, और रेशियो में हमको दिख रहा है कि बस का जो किराया है वो 7 है। तो क्या इस पार्ट को हम निश्चित में नहीं बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। कह रहा है कि ये 7 नहीं होना चाहिए, 0.35 रुपया होना चाहिए। तो ऐसा 7 को क्या जादू चलाएंगे कि 0.35 हो जाए, है ना? गलत तो नहीं बोल रहे? आप कई तरीके से सोच सकते हैं, हम एकदम बच्चे के तरीके से बोल रहे हैं कि 7 को कितना से गुना कर दें कि 0.35 मिल जाए। माने 1/20। इसका मतलब 1/20 को सबसे हमको गुना करना पड़ेगा, है ना? तो ध्यान दीजिए, या दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं 0.05 भी। तो सबको 0.05 से इसका मतलब गुना कर लेंगे तो हम ये ट्रेन और कार का जो प्रति किलोमीटर का किराया है इसका, वो भी निश्चित में बदल जाएगा। तो 9×5=45 यानी ये 0.45 हो जाएगा, और 5×5=25 यानी 0.25 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? पहले ही बताइए। नहीं है तो बहुत मेरे पास है उपाय, ये मत सोचना। इतना समझ में आया? आ रहे कुछ नहीं किए, बोला कि 0.35 रुपया हमको दिख रहा है 7, हमको कार का निकालना होगा तो 9 से, या ट्रेन का निकालना होगा तो 5 से। यही हम किए हैं। 7×5=45, 2 अंक के बाद दशमलव ही हो जाएगा। 5×5=25, 2 अंक के बाद दशमलव ये हो जाएगा। यानी कि हम इनको भी निश्चित में अपना बदल दिए। समझ में आया? तो आया तो देखो, मतलब हम फाइनली बोलेंगे, इधर लिख दे रहे हैं कि ट्रेन, कार और बस का डिस्टेंस का जो अनुपात है तय किया गया दूरी, वो है 10:7:2, और फेयर है, किराया है 0.25, 0.45 और 0.35। यह निश्चित में है। इसको पहले लिखो उसको बाद में लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम लिखा है यदि बस का प्रति किलोमीटर, पूछा क्या है पहले ही तो देख लो। वह कुल कितने रुपए किराया के रूप में भुगतान किया। बहुत अच्छा, आराम से निकाल सकते हैं। देखो, कुल कितने रुपए किराए के रूप में भुगतान किया, तो 1 किलोमीटर का किराया है 0.25, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा? वैसा ही 1 किलोमीटर का किराया कार से 0.45 है, तो 7 किलोमीटर का हो जाएगा 280 और 35, 315 यानी 3.15। ये हो जाएगा 0.7।
इस तरह से हम देख रहे हैं कि ट्रेन में टोटल किराया हमारा लग रहा है 2.5 रुपया यानी 2.5 और कार का 3.15। ये कौन चीज़ है? बस है ना, बस का है 0.7। प्रश्न में लिखा है कि कुल जो आपका दूरी है वो 380 किलोमीटर है और हमको दिख रहा है 10 और 9 19। पूछ रहा है कि कुल किराया कितना लगा, तो थोड़ा सा जोड़ लेते हैं। कुल किराया कितना लगा? 050 यानी कि 5, 7 और 1 8 और 5 13, 3 और 1 4 और 2 6.35। यही ना लग रहा है? 19 दूनी। अच्छा, इसको काट लेते हैं। देखो पॉइंट हटेगा तो 2 को 0 नीचे जाएगा ना, तब 5 से कटेगा ना। बोलो 20 25 100 और 5 12 60 और 5 7 यानी 100। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हम क्या किए? जो पहले किए वही काम इसमें भी किए। आप क्यों नहीं कर पाए? आपको लगा कि दशमलव वाला भी गुना हम ही करेंगे, ज़रूर कुछ न कुछ दूसरा उपाय हो जाएगा कि डायरेक्ट गुना हो जाएगा। डायरेक्ट हो जाएगा। देखो ध्यान दो, इस चीज़ को और कैसे कर सकते थे हम लोग। इसीलिए बोले कि जिससे चलना आपको आसान लगता है वैसे चलो, कोई मना ही नहीं है। एक दिख रहा है 380 किलोमीटर की दूरी है, ट्रेन कार और बस से तय किए हैं 10:7:2। टोटल दूरी था 380 और रेशियो में दिख रहा है कितना? 19। हम अगर चाहेंगे कि ट्रेन द्वारा कितना दूरी तय किए तो बताओ कितना किए होंगे? कितना किए होंगे? 200 किलोमीटर। आइए 140 किलोमीटर। आइए होगा 40 किलोमीटर। अरे सही बोल रहे हैं। 380 का तुलना 19 से ट्रेन का दूरी निकालना होगा तो 10 से, कार का तो 7 से, बस का तो 19 दूनी 20 दया 220 40 से 20 दूनी 40। अब देखो ये हमारा निश्चित वाला है। अब दूसरा है प्रति किलोमीटर जो किराया है उसका अनुपात लिखा हुआ है 5:9:7। हमारे पास क्वेश्चन क्या बना ना कि प्रश्न में एगो अनुपातिक राशि है, एगो निश्चित राशि भी दिख रहा है 0.35 रुपया। तो पहले देख लेते हैं। 1 किलोमीटर का किराया 5 रुपया, तो 200 किलोमीटर का किराया 5 दूनी 1000, 14 9 26 से 7 4 28 280 यानी कुल किराया इतना लगा होगा। अब प्रश्न के हिसाब से एगो निश्चित राशि में दिया है 0.35। बताओ ये 0.35 क्या है? बस का प्रति किलोमीटर किराया। और हमारे हिसाब से बस का प्रति किलोमीटर किराया कितना है? पूछ रहा है कि कुल किराया कितना भुगतान किया। कुल किराया पूछा जा रहा है तो कुल किराया निकालना होगा। तो 1000 1200 2200, 22 2 2400, 24 1 2500, 2540 कितना हो रहा है? रुक जाओ, 7 से 5 बार में। अच्छा चलो गुना कर लेते हैं। 5 का 25 25 125 और 2 100 में, तो ये कितना बचेगा? 127 रुपया। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आसान कौन था? दोनों ही आसान था। अब आपको जौन आसान लगे वो अलग बात है। ये है कि इसमें थोड़ा सा गुना पॉइंट में था, इसमें सीधा सीधी गुना दिख रहा है। अरे कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट टाइप में। सब तो बनवाइए लिए हमसे। आगे बढ़ें। इसको भी कोई उतारिए लो यहाँ पे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो तो आगे बढ़ें।
इससे पहले तो सब हो गया है ना। हाँ, ये 3 गो टाइप बचा होगा इन लोग का। अनुपात चेंज करना आय व्यय और एक वेरिएशन का। चलो टाइप 23। टाइप 23 हम बार बार बोल रहे हैं कि जितने भी टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं मतलब कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। और ये कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं कि कॉन्सेप्ट किसी पर्टिकुलर जगह में अप्लाई होता है। कॉन्सेप्ट का मतलब हर जगह अप्लाई हो सकता है, बशर्ते वो सेम कॉन्सेप्ट क्रिएट होना चाहिए, वैसा मिलना चाहिए। देखो ये जो टाइप हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और शायद इसीलिए इसको लास्ट में भी हम रखे हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोग जो पढ़े होंगे पहले से उनको पता होगा कि जब आप प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन बनाएंगे, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ टू द पॉइंट आकर के, बेसिक थोड़ा सा हवा पानी दे दे रहे हैं कि कहाँ इसका ज़्यादा यूज करेंगे हम लोग। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन पढ़े होंगे, एक गाय 100 रुपये में खरीदे, एक गाय Y रुपया में खरीदे और एक गाय Z रुपया में खरीदे और सबको सामान्य मूल्य पर बेच दिए। इस तरह से पहला पे 10% लाभ, दूसरा पे 20% हानि, तीसरा पे 15% का लाभ हुआ। तो बताइए पहला गाय का क्रय मूल्य क्या था या पहला तीसरा गाय का क्रय मूल्य में अंतर क्या था। तो एक वर्ड इसमें बोला कि तीनों को सामान्य मूल्य पर बेच दिए। तो सामान्य मूल्य पर बेचने का मतलब समझ में आया दिमाग में कि अच्छा सामान्य मूल्य पर बेचा गया मतलब विक्रय मूल्य, और सबको समान मूल्य पर बेचा गया, यानी कि जितना पहले का रेट होगा उतना ही दूसरे का तीसरे का भी सेम, यानी कि तीनों का विक्रय मूल्य का अनुपात 1:1:1 रहा होगा। ये समझ में आया। तो ये चीज़ अगर आप जानेंगे तो वहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। कैसे बढ़ सकते हैं, अभी हो सकता है का क्वेश्चन इसमें भी आ जाए। दूसरा एक और आप पढ़े होंगे कि विक्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य समान है, हानि समान हो रहा है, लाभ समान हो रहा है, या दूसरे शब्दों में फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा आपका SI CI तो वहाँ बोलेगा ब्याज समान हो जा रहा है। एक क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, जो अक्सर पूछा जाता है। बोलता है एक पिता के 2 संतान है, एक बेटी और एक बेटा है। तो बेटा और बेटी जो है एक 12 वर्ष का है, एक 10 वर्ष का है, और चाहता है कि दोनों के नाम से कुछ पैसा जमा करे, और पता चल रहा है कि जब दोनों 18 वर्ष का हो जाए बेटा और बेटी, तो दोनों को मिलने वाला धन होना चाहिए वो समान हो जाना चाहिए, यानी कि मिश्रधन बराबर होना चाहिए। तो जब मिश्रधन बराबर हो रहा है तो इसका मतलब 1:1 हो रहा है। बोलेगा कि इनका मूलधन बराबर है तो इसका मतलब 1:1 हो रहा है। ब्याज बराबर है मतलब 1:1 हो रहा है। वैसा ही छूट में बोलेगा अंकित मूल्य समान है सभी का, सब पर समान छूट दिया गया। तो ये जितना भी समान वर्ड जो हम बार बार यूज कर रहे हैं या और भी तरीके से आएगा, ये बहुत काम करेगा आपको। आप विश्वास भी नहीं कर सकते, यकीन भी नहीं कर सकते हैं। बढ़िया लोग बेचैन होते हैं, इधर उधर करते रहते हैं। हम अच्छे का नाम नहीं बोल सकते हैं, दिस दैट करते रहते हैं लोग, और आपको हम भी बता रहे हैं। और इससे कुछ अगर फास्ट आपको नज़र आएगा तो हमको भी शेयर कीजिएगा। आज से नहीं, 4 साल पहले ही बताए हैं, 5 साल पहले भी। तो आराम से इस चीज़ को हम लोग को सीखना है, समझना भी है। और जब आप सीख जाइएगा, समझ जाइएगा, तो आप अप्लाई भी करना आना चाहिए, और वो होगा आपके प्रैक्टिस से। तो सब लोग ध्यान दो। अब चलिए ध्यान दीजिए, लिखा है 1 साल पहले ए और बी के वेतन का अनुपात 3:5 था तथा उनके व्यक्तिगत वेतन का पिछले वर्ष तथा वर्तमान वर्ष का अनुपात क्रमशः 2:3 और 4:5 है। यदि वर्तमान में उनके वेतन का इतना है तो पिछले वर्ष का वेतन ज्ञात कीजिए। 2-3 तरीका बता रहे हैं, देखो ध्यान दो। तरीका नंबर 1 जो ऑलरेडी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, बट वी डोंट हैव टू यूज़ दैट पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर उसी कॉन्सेप्ट को फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, और इस चीज़ को हम लोग इससे भी इजी वे में कर सकते हैं। तो हम दिखाएंगे कि उसको भी कैसे यूज़ कर सकते हैं, पहले वही हम देखते हैं। लिखा हुआ है 1 साल पहले ए और बी के वेतन का अनुपात 3:5 था, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष। पहले क्वेश्चन को समझ लो क्या लिखा है। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में ए
और बी का जो आय का अनुपात है वो क्या लिखा हुआ है देख लो। लिख रहा है कि पिछले वर्ष तथा वर्तमान वर्ष का अनुपात क्रमशः 2:3 और 4:5 है। किसका? ए और बी का। मतलब ए का पिछले वर्ष का इनकम 2 रहा होगा तो आज होगा 3। बी का पिछले वर्ष का इनकम यदि 4 रहा होगा तो आज होगा 5। देखो कोई मैथ की बात हम नहीं कर रहे भाई, जो बोलेगा वही करेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी का पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के आय का अनुपात 2:3 और 4:5 है। हमने लिख दिया, जैसा बोला वैसा हम लिखे हैं, अभी कुछ किए नहीं है। फर्स्ट में ही आपको बोला है, फर्स्ट स्टेटमेंट में ही बोला है कि 1 साल पहले ए और बी के वर्तमान आय का अनुपात 3:5 था। 1 साल पहले ए और बी के वेतन का अनुपात कितना था? 3 क्या बोल रहे भाई? 1 साल पहले ए और बी के वेतन का अनुपात 3:5 था। मतलब ए का वेतन 1 साल पहले 3 रहा होगा तो बी का 1 साल पहले वेतन 5 रहा होगा। अर्थात ए का 1 साल पहले और बी का 1 साल पहले के वेतन का अनुपात 3:5 होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग इससे पहले ही वाला टाइप में पढ़े थे। मतलब अभी जो पढ़े उसके पहले ए अपने आय का 1/4 भाग खर्च करता है या बचत करता है, 56, 99, 69 वाला वो टाइप हम लोग पढ़ रहे थे ना। किसी एक टर्म को सेम करना और फिर रेशियो, जिस रेशियो में बदलना हो बदल लेना। तो हमने कुछ नहीं करा भाई, ये पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का ए का दिया था, पिछले वर्ष वर्तमान वर्ष बी का दिया है। प्रश्न में फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है कि ए और बी के वेतन का अनुपात जो होना चाहिए पिछले वर्ष वो 3:5 होना चाहिए। तब पिछले वर्ष ए और बी का वेतन का अनुपात 3:5 होना चाहिए। देखो तो ये 3:5 है? नहीं है। तो 3:5 बनाना ना पड़ेगा। कैसे बनेगा? तो सेम करने के लिए सबसे पहले इसको कैसे गुना हो गया, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना। अब जैसे ही ये बराबर हो गया तो अब इसको हमको बनाना है 3:5। तो 3:5 बनाने के लिए पुनः हमको इससे गुना करना पड़ेगा 3 से और इसको, तो फाइनली आपको पता चलेगा कि इस रेशियो को हमने फाइनली 5 से गुना करा है और इसको 6 से। बस हो गया। अब चलो देखो, प्रश्न के हिसाब से अगर कहीं निश्चित राशि पूछा गया तो प्रश्न में कहीं ना कहीं निश्चित राशि भी दिया गया होगा और उसे निश्चित राशि का तुलना अनुपातिक राशि से कर लेंगे तथा जिसे ज्ञात करना होगा उसे गुना कर लेंगे। लिखा है यदि वर्तमान में उनके वेतन का योग 4300 रुपया है, ए और बी का वर्तमान वेतन का योग जो दिया है वो 4300 रुपया दिया है। ए और बी के वर्तमान वेतन का योग जो है वो 4300 रुपया है। तो हम भी चाहेंगे कि ए और बी के वर्तमान वेतन का योग देख लेते हैं कितना हो रहा है, उतने होगा, बराबर होगा, क्योंकि अब 43 बीच में कटने वाला मिल ही नहीं रहा है। भाज्य संख्या है ना 43? जी सर, भाज्य है। तब ए और बी का वर्तमान वेतन हम लोग चेक करते हैं। देखो इधर ध्यान दो, बात नहीं। ए और बी का वर्तमान वेतन निकालना है। तो ए का वर्तमान कितना है? 18। बी का वर्तमान कितना है? तो ए और बी का वर्तमान वेतन का योग बोलो कितना होगा? तो टोटल का बैलेंस, टोटल से जो पूछेगा उसका गुना। रुक जाओ, तो पूछ रहा है बी का पिछले वर्ष का वेतन ज्ञात कीजिए। तब बी का पिछला वर्ष का वेतन ज्ञात करना है तो कैसे गुना? ए का पिछला वर्ष पूछता तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 से। तो 43 से 43 खत्म। कितना आंसर आएगा? कितना बढ़िया आंसर है। समझ में तो आया होगा, इसमें तो कोई दिमाग लगाने का बात नहीं था, ये तो ऑलरेडी आप जानते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं भी आया तो कोई बात नहीं भाई, लेकिन हम लोग को ये काम नहीं करना है, इसमें ये काम नहीं करना। हम तो एक आइडिया आपको दे दिया, अरे ऐसा भी सोचा जा सकता है बस। चलो अब ध्यान दो, 1 साल पहले ए और बी के वेतन का अनुपात 3:5 था। देखो थोड़ा सा ध्यान देना, हम बोल रहे हैं का ध्यान देना। कभी भी अगर कोई हम काम करते हैं तो काम करने से पहले हमको सोचना पड़ता है कि आखिर हम ये काम क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ भी जब क्वेश्चन हम बनाएंगे तो क्वेश्चन बनाने से पहले हमको सोचना पड़ेगा कि हमको कहाँ पर पहुँचना होगा।
और कहाँ पर पहुँचने से हमको आंसर मिल जाएगा। तो देखो भाई, हम कोई बहुत बड़ा मैथ्स का नियम नहीं बताए हैं, हम जानते ही नहीं तो बताएं कौन चीज़। हम इतना ही जानते हैं कि यदि प्रश्न में कहीं भी अगर कोई चीज़ पूछा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ दो तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पूरे अंक गणित का हम बात बोल रहे हैं, या तो वो निश्चित वैल्यू में पूछेगा कि आंसर बताओ, या तो अनुपात में पूछेगा। तीसरा कोई पूछने का उसका औकात नहीं है, और होता ही नहीं है तो पूछेगा कौन चीज़। तो ध्यान दो, जब अनुपात में पूछेगा तो निश्चित राशि से कोई लेना देना भी नहीं रखना है। अगर अनुपातिक मान मिला है प्रश्न में कहीं पे तो उसी से हल करके आगे बढ़ लेना है। लेकिन जब निश्चित राशि पूछा गया है तो गारंटी है कि प्रश्न में कहीं ना कहीं निश्चित राशि भी दिया होना चाहिए, नहीं दिया होना चाहिए। अच्छा, इसमें अभी तक वो सब क्वेश्चन नहीं आया हो, कैनॉट डिटरमाइन वाला, शायद मिसलेनियस में होगा तब। चलिए कोई बात नहीं। तो ध्यान दीजिए, अगर निश्चित राशि पूछा गया तो निश्चित राशि भी पता होना चाहिए, प्रश्न में दिया होना चाहिए। तो एक बात बताओ कि निश्चित राशि पूछा जा रहा है तो निश्चित राशि दिया होना चाहिए, इससे हमको क्या मिलने वाला है, इससे हमको क्या फ़ायदा होगा बताओ। इसका हम लोग क्या यूज करते हैं? देखो, बहुत सरल चीज़ है, अगर दिल से सोचोगे एक बार ना तो आपको भी बहुत शांति मिलेगा और लगेगा कि हाँ यार ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो होना चाहिए। और रटने वाला कोई बात नहीं है, जो रटेगा वो फंसेगा। हम बार बार बता रहे हैं, एक बार दिमाग पर जोड़ लगाओ और समझ जाओ, आजीवन आपके साथ रहेगा। देखो, हमको पता है कि अगर हमको निश्चित राशि पूछा गया तो प्रश्न में कहीं ना कहीं निश्चित राशि दिया होगा। जैसे हमको यहाँ 4300 रुपया दिखा, अब पता है हमको इसका यूज क्या है। देखो, हम कभी भी अंततः जो अंतिम नियम हमारा यही है कि जो दिया है उसका तुलना उसी अनुपातिक राशि से कर लो, और जिसको निकालना है उससे गुना कर लो, बस। इससे ज़्यादा और तो कुछ हम लोग जानते नहीं है। मतलब ध्यान दो, इससे मतलब क्या निकलता है? मतलब यही निकलता है कि चूंकि हम लोग बाबू रेशियो मेथड से हल कर रहे हैं तो हमको हर हाल में दो रेशियो पता होना चाहिए। दो रेशियो हमेशा पता रहेगा, तभी आप आंसर दे पाइएगा। दो रेशियो में कौन कौन रेशियो? एक तो तुलना करने के लिए और एक निकालने वाला। गलत बोल रहे हैं क्या? जैसे देखो, सोच वहाँ पे ले आओ कि हम कहाँ दिमाग लगाना चाह रहे हैं। कह रहे यदि वर्तमान में उनके वेतन का योग 4300 रुपया है, इसका मतलब हमको एक बात समझ में आया, इधर ध्यान दो कि 4300 रुपया ए और बी के वर्तमान वेतन का योग है, तो हमको रेशियो में भी ए और बी के वर्तमान वेतन का योग चाहिए। गलत बोल रहे हैं क्या? ताकि उससे हम क्या कर लेंगे? तुलना कर लेंगे। रेशियो में इतना है वर्तमान में उनके वेतन का योग, आज जो पूछेगा उसका गुना कर लेंगे। तो पूछ रहा है बी का पिछले वर्ष का वेतन ज्ञात कीजिए, इसका मतलब हमको अनुपात में एक और क्या चाहिए? बी का पिछला वर्ष। अगर ये डेटा हमारे पास उपलब्ध होगा तो हम इस आंसर को आसानी से बता सकते हैं। सही बोल रहे हैं ना? तो फाइनली हमारा बोलने का सेंस ये था कि हमको इस क्वेश्चन में मेहनत कहाँ पे करना है? तब मेहनत करना है उनके वर्तमान वेतन का रेशियो चाहिए और फिर बी का पिछले वर्ष का वेतन का रेशियो चाहिए। अगर ये तीनों रेशियो हमारे पास उपलब्ध होगा तो आंसर फाइंड आउट होगा। तो ध्यान दो, इधर जिसको जो डाउट होगा बोलेगा, ना तो हम फिर पूछेंगे ए और बी के वेतन का अनुपात 3:5 था का मतलब ये पिछले साल ए का वेतन 3 था तो बी का था 5। हमको एक तो बी का पिछला वर्ष का चाहिए वेतन, तब बी का पिछला वर्ष का वेतन है कितना? 5। तो चलो एक और इधर रख दो, अनुपात 5। ये बी का क्या है? पिछला वर्ष। हमने यहीं पे बगल में चिपका दिया इसको कि तू तो 5 है, तू 5 रह, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, टाइम नहीं खराब करेंगे ज़्यादा तरीका पे ले जाके। कह रहा है कि बी का पिछला वर्ष का वेतन ज्ञात कीजिए, तब बी का पिछला वर्ष का वेतन भी हमको अनुपात में चाहिए। अब हमको दो चीज़ चाहिए, ए और बी का वर्तमान वेतन का अनुपात। तो रुक जाओ, बहुत आराम से करेंगे। हमको सिर्फ इतना बता दो कि वो क्या लिखा है एक जगह, 2:3 और 4:5। ये कौन चीज़ लिखा हुआ? मतलब
ए का पिछलका साल 2 रुपया वेतन था तो आज हो गया 3 रुपया। बी का पिछलका साल वेतन था 4 रुपया तो आज हो गया 5 रुपया। रुक जाओ, हमको ए और बी का वर्तमान चाहिए। तब पिछला वर्ष हमको पता है ए का वेतन कितना था और रेशियो में दिख रहा है कितना, वर्तमान का निकालना है तो कैसे गुना। अरे भैया पिछला वर्ष का तुलना पिछला वर्ष से वर्तमान का निकालना है तो 3 से गुना। वैसे ही बी का पिछले साल का इनकम 5 था और हमको वर्तमान का निकालना है बी का, तो बी का पिछला वर्ष रेशियो में कितना दिख रहा है, वर्तमान का निकालना है तो कैसे गुना। अब रुक जाओ, एलसीएम ले लेंगे तो 4 एलसीएम हो जाएगा, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 25 और 4 5। देखो ये सही क्यों हुआ, इस पे भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। रुक जाओ, देखो ये सही क्यों हुआ इस पे चर्चा कर लेते हैं। ए और बी ध्यान दो, क्योंकि अभी आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर एकरा से तुलना काहे नहीं आगे करके हम बढ़ें। तो ए और बी का पिछला वर्ष का वेतन का अनुपात है 3:5, ये रेशियो में है। हम निश्चित में बना देते हैं, ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं। हम इसको निश्चित बनाते हैं तो इसका कोई कोफिशिएंट ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 3x, और इसका मतलब हम कहेंगे कि ए का वेतन पिछला साल 3x रुपया था और बी का वेतन पिछले साल 5x रुपया था। क्वेश्चन में कह रहा है कि जबकि ए का पिछला वर्ष और वर्तमान वर्ष, पास्ट और प्रेजेंट दोनों वही, अच्छा लास्ट और प्रेजेंट कर लेते हैं, वो 2:3। हम बोले कि ए का पिछला वर्ष का वेतन 3x रुपया था, आपका वेतन पिछले साल 3x रुपया था, और हम बोले कि आपका लास्ट ईयर और अभी वर्तमान ईयर मतलब पिछले वर्ष और इस वर्ष का वेतन का अनुपात 2:3 है। तो बताइए कि वर्तमान वेतन आपका कितना है। अच्छा मान लीजिए कि आपका वेतन रहता पिछला वर्ष 1800 रुपया, कितना, और हम बोलते कि आपका पिछला वर्ष और वर्तमान वर्ष का वेतन का अनुपात 2:3 है, तो वर्तमान वेतन बताइए कैसे निकलेगा। तब पिछले वर्ष का तुलना 2 से वर्तमान का निकालना है, तो यानी कि 9 27 रुपया, 2700 रुपया, हाँ या ना। तो हमारा कहने का मतलब यही है बाबू कि हम इसको निश्चित बनाए तो 3x रुपया हो गया, 3x पैसा हो गया, कुछ हो गया। तो ये 3x रुपया पिछले साल ए का वेतन था। आप बोल रहा है कि ए का पिछले साल और वर्तमान वेतन का अनुपात 2:3 है, तो हम बोले कि पिछले वर्ष का तुलना पिछला साल से वर्तमान निकालना है तो कैसे गुना, 3 से। वैसे ही बी का वर्तमान पिछले साल का वेतन 5x रुपया है और हमको दिख रहा है कि बी का पिछला साल और इस वर्ष का वर्तमान मतलब इस वर्ष का जो वेतन का अनुपात है वो 4:5 है। तब पिछले वर्ष का तुलना 4 से वर्तमान का निकालना है तो कैसे गुना। रुक जाओ, अगर बी का भी वर्तमान का ही क्या चाहिए था, बी का पिछले वर्ष का, बी का पिछले वर्ष का ही चाहिए था, तो हमको बी का पिछले वर्ष कितना दिख रहा था 5, वो साथ में ही रख लेंगे। ए का भी पिछले वर्ष का चाहता तो उसको भी रख लेते, कितना था 3। खैर कोई उससे लेना देना नहीं अभी फिलहाल। देखो अब एक बात बताइए मुझे आप, चलो रख दो, पिछले वर्ष का वेतन 5x था, साथ ही हम रख लेते। अब इसका हमको अनुपात निकालना है, तो बताओ ये x रखने से हमको कोई फ़ायदा मिल पाया, अंत में तो कट ही जाएगा। जब रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये अलग बात है कि हम डायरेक्ट आपको लिख करके दे दिए, नियमतः ये गलत होता, लेकिन दिल में तो हम समझ रहे हैं ना कि हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि अगर इसको कांस्टेंट भी हम बनाते तो फिर से यही चीज़ आता। तो अब समझ में आया होगा कि इसका तुलना हम लोग क्यों कर पा रहे हैं, और अगर समझ में आया तो चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं। और अब थोड़ा सा ए और बी का पिछले वर्ष का वेतन का अनुपात 3:5। ध्यान दो, इस तरह के प्रश्न में हम बार बार बोल रहे हैं, ये पूरे चैप्टर में आपको ये ध्यान देना है, मतलब ये टाइप में कि निश्चित राशि के रूप में क्या दिया और क्या निकालना है, क्योंकि वही हम भी निकालेंगे रेशियो में। तो यदि वर्तमान में उनके वेतन का यानी कि वर्तमान वेतन का रेशियो उनका चाहिए और पिछले वर्ष का वेतन पूछ रहा है यानी कि पिछले वर्ष का वेतन चाहिए, इसका मतलब ए और बी का हमको वर्तमान भी चाहिए और साथ ही साथ बी का पिछले वर्ष चाहिए। तो पिछले वर्ष का अनुपात 3:5 था और बी का पिछले साल का भी चाहिए, तो इसको भी यहीं पे रख दो, 5 था ना अनुपात में पिछला वर्ष। चलो अब यहाँ से ए और बी का वर्तमान निकाल लेते हैं। तो देखो पिछला वर्ष और वर्तमान का जो रेशियो है वो 2:3 है ए का, तो हमको दिख रहा है पिछला वर्ष का तुलना 2 से वर्तमान निकालना होगा तो 3 से गुना। उसी तरह से बी का पिछला वर्ष और वर्तमान का आय का अनुपात है 4:5,
तो पिछला वर्ष का तुलना 4 से, वर्तमान निकालना होगा तो 5 से गुना। अब चलो हल कर लेते हैं। एलसीएम आएगा 4, तो 2 से द्वितीय 6 छौतरी 18, 5 पचे 25, 4 पचे 20, ये रेशियो निकल गया। अब प्रश्न में कहीं पे दिया है कि ए और बी का वर्तमान वेतन का योग है 4300 रुपया, तो हम देखेंगे कि ए का वर्तमान कितना है 18 और बी का वर्तमान कितना है 25, तो 18 25 कितना हो गया, तो टोटल का बैलेंस, टोटल से जो पूछेगा उसका गुना। तब बी का पिछला वर्ष का वेतन ज्ञात कीजिए, तो कैसे गुना, यानी आंसर समझ में आया कि नहीं आया। कितनों समझाते हैं लेकिन आप लोग नहीं समझ पाते, हमको यही समझ में नहीं आता है। समझाना भी एक कला है। आप लोग बनेबे नहीं करिएगा, आप लोग को मौका देंगे, अभी नहीं क्या करें। अभी आप लोग बच्चा हैं, नाबालिग हैं, देखिए चलो सोच के चले थे घर से कि ये बात बोलेंगे, अभी याद आ गया बात ही बात में। एक बार फिर से हम बोल रहे हैं भाई लोग, उन विद्यार्थियों के लिए जो वास्तव में अपने ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि रियल में हमको जॉब लेना है, एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, एक्चुअल में हम आपसे बेईमानी कर रहे हैं। बेईमानी इस बात का कि हमको जिस हिसाब से पढ़ाना चाहिए उस हिसाब से तो पढ़ा नहीं रहे आपको, मतलब होमवर्क पूछ नहीं रहे, होमवर्क दे नहीं रहे, तो ये मेरे लिए बेईमानी लगता है। लेकिन आपसे हम बार बार यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, हम नहीं भी बोल रहे हैं, फिर भी आप रेशियो को खुद से बनाना, जितना कष्ट होता है होने दो यार। आप ज़िंदगी का 4 घंटा रोज़ अभी निकाल लो रेशियो के लिए, और 4 घंटा 5 घंटा खाली आप प्रैक्टिस करो। आपको लग रहा है ना कि हम जानते हैं, कोई बात नहीं, उसी को बनाओ। टाइप 1 से शुरू करो, रोज़ जब तक जितना कर सकते हो करो, आगे बढ़ो फिर पीछे आओ, आगे आओ फिर पीछे जाओ। उसके बाद हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हर एक चैप्टर इतना आसान लगेगा जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते, बस इतने जान लीजिए। और आप इजी वे में सारा चैप्टर करिएगा। चलो ध्यान दो, यहाँ पे 1 साल पहले ए और बी के वेतन का अनुपात 3:4 था। उनकी सैलरी पिछले में इतना दिया हुआ है। यदि वर्तमान में उन दोनों का कुल वेतन 41,600 रुपया है, तो ए का पिछला वर्ष एवं वर्तमान के आय का अंतर ज्ञात करें। बहुत बढ़िया, हो सकता है अपने से सेट किए होंगे कुछ। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, क्या पूछा गया है, दो ही चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि जो दिया है उससे तुलना करेंगे, जो निकालना उसे गुना करेंगे। आज जो तुलना करते हैं वो भी अनुपात में होता है, जो गुना करते हैं वो भी अनुपात में होता है। तो इसका मतलब मैं कोई मैथ की बात नहीं कर रहा है। यहाँ देखो निश्चित राशि जो दिया है 41,600 रुपया, ये दिया है वर्तमान में उन दोनों का कुल वेतन। इसका मतलब पहला तो चीज़ हमको समझ में आया कि ए और बी का वर्तमान का हमको रेशियो चाहिए वेतन का, ताकि इससे हम तुलना कर पाएँ। दूसरा बात, ए का पिछला वर्ष एवं वर्तमान के आय का अंतर ज्ञात करें। ए का पिछला वर्ष और एवं वर्तमान के आय का अंतर, चलो ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ए का पिछला वर्ष भी हमको पता होना चाहिए। वर्तमान तो निकाल ही रहे हैं और ए का पिछला वर्ष और वर्तमान का अंतर पूछ रहा है, तो मतलब ए का पिछला वर्ष और वर्तमान का भी आय का अनुपात होना चाहिए। तो पास्ट का तो मतलब प्रेजेंट का तो निकालवे करेंगे, उसका लास्ट ईयर का भी हमको पता होना चाहिए। अगर इतना पता है तो हम आंसर दे पाएंगे। तो देखो हम मेहनत कहाँ करेंगे, ए और बी का प्रेजेंट निकालने के लिए और ए का लास्ट ईयर निकालने के लिए। तो ए और बी के वेतन का अनुपात 3:4 था। पहले जो वेतन था 1 साल पहले वो 3:4 था। देखो हमको ए का लास्ट ईयर का भी अनुपात चाहिए। अच्छा, जो गलती से भूल जाएंगे उनके लिए भी हम बताएंगे, क्लास के बाद मिल लेना कि सर अगर हम यहाँ पर रेशियो नहीं लिखेंगे, हमको जो पूछा गया लास्ट ईयर का वो कैसे निकलेगा। निकल जाएगा बुआ, बहुत रास्ता है, लेकिन हम सीधा रास्ता आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ए का लास्ट ईयर भी चाहिए, तो लास्ट ईयर ए कितना है 3, यहीं पे हम रख दिए। अब चलो ए और बी का हमको प्रेजेंट का भी चाहिए, तो ए और बी का हम प्रेजेंट कैसे निकालेंगे। तो उनकी सैलरी का पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का अनुपात 4:5 था ए का, तो इसका मतलब पिछले वर्ष ए का रहा होगा 4 और वर्तमान में होगा, तब पिछले वर्ष का तुलना 4 से वर्तमान निकालना है तो 5 से गुना। वैसे ही बी का पिछले वर्ष और वर्तमान का आय का अनुपात 2:3 है, तब पिछले वर्ष का तुलना 2 से वर्तमान का निकालना है तो 3 से गुना। बाकी तो एज इट इज छोड़ दिए, अब करो। ये तो 2 से कट ही रहा है।
अब हो गया 5 ती आई 15, 3 दूनी 6, 6 चौका 24 और 4 ती आई 12। यहाँ तक समझ में आया ना। चलो प्रश्न में एगो निश्चित राशि दिया है 41,600 रुपया, और 41,600 जो है ए और बी का वर्तमान वेतन का योग है। तो हम देखते हैं ए और बी का वर्तमान वेतन का योग कितना हो रहा है। पूछा गया है आपसे ए का पिछला वर्ष और वर्तमान का जो आय का अंतर है वो क्या होगा। ए का पिछला वर्ष वेतन कितना था 15, सॉरी पिछला वर्ष का वेतन 12 था और वर्तमान कितना है 15, और इनका अंतर आपसे पूछा गया है कितना। 3 से 13 बार में कट ही रहा है। 13 तिया 39, अब 13 दूनी 26, 32 तिया 96। अच्छा ये कट गया है तो चलिए 3200 कितना हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है। किन्हीं के मन में कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा ज़रूर। एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन एको नहीं दिख रहा है। ए बी और सी के पिछले वर्ष की आय का अनुपात इतना था, पिछले वर्ष और इस वर्ष उनकी व्यक्तिगत आय इतना का अनुपात में है। यदि उनकी वर्तमान आय का योग इतना रुपया हो तो ए की वर्तमान आय क्या है। कुल मिलाकर के हमको ए बी सी के वर्तमान आय का ही रेशियो चाहिए, क्योंकि निश्चित राशि के रूप में जो टोटल दिया है वो वर्तमान का ही दिया हुआ योग, और पूछ भी रहा है वर्तमान का, यानी कि ए बी सी का वर्तमान चाहिए। बहुत आराम से कर सकते हैं। तो पिछले वर्ष उनका अनुपात दिया है 3:4:5। अब हमको सबका वर्तमान चाहिए तो 4:5, 2:3, 3:4, ये सबको दिख रहा है ना। अरे पिछला वर्ष ए का था 4 और अब हो गया 5, बी का था 2 हो गया 3, बी एक सी का था 3 हो गया 4। तो हम डायरेक्ट वर्तमान निकाल दे रहे सबका। तब पिछला वर्ष का तुलना 4 से वर्तमान निकालना होगा, तब 5 से गुना। पिछला वर्ष का तुलना 2 से वर्तमान निकालना होगा, 3 से गुना। पिछला वर्ष का तुलना 3 से वर्तमान निकालना होगा। ये तो 2 बार में कटिए जा रहा है। एलसीएम जब लेंगे तो 12 आ रहा है एलसीएम, है ना। तब 5 तिया 15 तिया 45, आई 3 दूनी 6, 12 छक 72, और 4 चौक 16 पचे 80। समझ में आया यहाँ तक। अब चलो लिखा हुआ है यदि उनकी वर्तमान आय का योग 78,800 रुपया है। यहाँ जोड़ लेते हैं 0 2 5 2 7 8 7 15 4 19। ए की वर्तमान आय क्या है तो कैसे गुना। हमको लगता है 4 बार में कट भी रहा है। बोलो सही है ना। बना लीजिएगा इस टाइप के। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए बी सी के बचत में, ध्यान दो, ए बी और सी का बचत का अनुपात लिखा हुआ है। ए बी सी का बचत का अनुपात वैसा हमको चाहिए क्या, ही देख लेते हैं। यदि इनके फिर बात शुरू कर दिए, मन नहीं लग रहा हम पढ़ा रहे था। जानवर है सब आदमी है, वो समझ में नहीं आता हमको।
इंसान को समझाया जा सके। तू लोग को सोचना चाहिए खुद, यार हम पैसा दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, फिर भी आके यहाँ गप कर रहा है तू लोग, 40 मिनट नहीं बैठ रहा है। ये सब जानवर, ये सब ज़िंदगी में कभी अगर सक्सेस हो जाएगा तो लिख लेना, लिख लेना, मेरा बात कभी व्यर्थ गया नहीं है, न जाएगा। तुमको क्या लगता है यहाँ पे टाइम पास करके तू रिजल्ट लेगा? संभव ही नहीं है। तुम्हारे जैसा बहुत विद्यार्थी पढ़ रहा है, तो यहाँ सोच रहा है कि दिन भर में 40 मिनट आ करके यहाँ टाइम पास करके चल जाए, हम रिजल्ट ले लें। कहीं रिजल्ट नहीं होने वाला है। ये लिख लो ये बात को, कई बार रोज़ यही बतवा बोलते हैं हम। पढ़ने आए यार, आराम से पढ़ो, समझने पे ध्यान दो। यहाँ पे तो तुम्हारा दिमाग एकदम कांस्टेंट होना चाहिए कि क्या बात ये कर रहे हैं, ये कौन चीज़ को ऐसा पकड़ के रखे हुए हैं जो ये क्वेश्चन में फंस नहीं रहे हैं। ये दिमाग में लगना चाहिए आपको कि हम भी वही चीज़ पे पकड़ बनाएं। बनावा ना, हम देख लें, समझ लें, कर लें। यहाँ लिखा है इनके आय का कुल योगफल इतना रुपया है, मतलब हमको हर हाल में रेशियो इनके आय का चाहिए ताकि इससे हम तुलना कर पाएंगे। और पूछा जा रहा है बी का बचत कितना है, इसका मतलब जो दिया है उससे तो तुलना करेंगे। तुलना करने के लिए हमको चाहिए इनके आय का योग, मतलब आय का रेशियो चाहिए। दूसरा बी का बचत पूछा जा रहा है, नहीं बी का बचत भी चाहिए। तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि ए बी सी का आय चाहिए और साथ ही साथ बी का बचत भी हमको चाहिए। अब इसे तोड़ के आदमी क्या समझा सकता है, फिर भी नहीं समझ में आता ये सबके। ए बी सी के बचत में 4:3:2 का अनुपात है। टेस्ट में ऐसे ही 2 नंबर 5 नंबर थोड़े आ रहा था। बताओ 2 महीना से पढ़ाने के बाद टेस्ट में 5 नंबर और 10 नंबर आना चाहिए। तो ये सब कितना मेहनत किया, खुद दिल लोग का बोलता होगा। ए बी तथा सी के बीच बचत में 4:3:2 का अनुपात है का मतलब वर्तमान में है, इसमें तो लास्ट ईयर से कोई लेना देना नहीं है। तो बी का हमको बचत भी चाहिए, तो बी का बचत हमको दिख रहा है कितना, 3। बी का बचत पहले ही हम रख दिए। अब हमको इनके आय का योगफल निकालना है, तो आय का रेशियो चाहिए, मतलब आय पर पहुंचना है। तो देखो कह रहा है कि ए का खर्च और बचत, बी का खर्च और बचत, सी का खर्च और बचत का अनुपात क्रमशः ये है। मतलब इधर ध्यान दो, ए का खर्च और बचत जो है 3:2 है, बी का खर्च बचत 5:4 है, सी का खर्च बचत 2:3 है। हमको आय निकालना है, कोई बड़ा बात नहीं है। ये तो बाबू इनका बचत का रेशियो दिया है। कौन चीज़ का रेशियो दिया है? बचत। देखो ना बचत का लिखा हुआ है। हमको रेशियो का चीज़ का चाहिए? आय का। तो बच्चा भी जानता है कि ए का बचत आपको 4 दिख रहा है, रेशियो में हमको यहाँ कितना दिख रहा है। वैसे निश्चित आप बनाते हैं तब 4x 3x 2x करते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब बचत का तुलना बचत से हमको ए का क्या निकालना है? आय। आय कुछ नहीं होता है, खर्च या बचत जोड़ने पर आय मिल जाता है नहीं। तो ए का खर्च है 3 रुपया, बचत है 2 रुपया, तक इनकम कितना होगा? तो बचत का तुलना बचत से आय निकालना है 5 से गुना। वैसा ही बी का बचत का तुलना बचत से आय निकालना है तो 9 से गुना। वैसा ही सी का बचत का तुलना बचत से आय निकालना है तो 5 से गुना। समझ में तो आया होगा ना बात? सोचो ये कितना आसान चीज़ है। ये 2 बार में कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा है, तो एलसीएम हो जाएगा 12। तो 12 दहिया 120, 3 3 9 81, 4 5 20 दूनी 40, अब 12 तिया 36। चलिए हो गया। कह रहा है इनके आय का कुल योगफल 9,660 रुपया है, 9,640 रुपया है। और यहाँ हम देख रहे थे इनके आय का कुल योगफल कितना है, तो 6,0,6,1,7 कितना हो जाएगा? ये आय है, सब सो रहा है ये लोग का मतलब है। 0 1 0 1 8 4 12 12 24। पूछ रहा है कि बी का बचत, तो कैसे गुना? हमको लगता है 4 बार में कट रहा है, 36 चौके 144। समझ में आया कि नहीं आया?
चलिए ध्यान दीजिए, ए बी और सी का कुल वेतन इतना रुपया था। यदि वे अपने वेतन का क्रमशः 80%, 85% एवं 75% खर्च करें तो उनकी बचत का अनुपात इतना है। उनमें से ए का वेतन ज्ञात कीजिए। ए का वेतन ज्ञात करना है और कुल वेतन दिया हुआ है, मतलब कुल मिलाकर के हमको ए बी और सी का वेतन का अनुपात चाहिए। सही बोल रहे हैं ना? अगर वेतन का अनुपात मिल जाएगा ए बी सी का तो इससे तुलना करके, और जिसका भी पूछ रहा है वेतन ए का पूछ रहा है तो आराम से निकाल सकते हैं। मतलब ए बी सी का वेतन हमको चाहिए, तो देखो कितना आराम से निकलेगा ए बी और सी का वेतन। एकदम बच्चा वाला ये सब क्वेश्चन है। पता है प्रश्न में लिखा है बचत का अनुपात उनका 5:6:9 है। बचत का अनुपात जो है 5:6:9 है। हमको आय का रेशियो चाहिए। तो रुक जाओ, एकदम बच्चा जैसा ध्यान दो। एक कार अपने वेतन का 80% खर्च करता है, तो 80% खर्च करेगा तो बचाएगा 20%। अरे बहुत तरीका है भाई, हम क्या करें, हमको खुद ही नहीं समझ में आ जाता है कभी कभी। क्या अनुपात में बदल दें क्या पहले? हाँ, वैसे ही आप लोग ज़्यादा अच्छा समझेंगे। कह रहा है अपने वेतन का 80% खर्च करता है, तो 80% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? 20%, यानी 4:1। कह रहा है कि बी अपने वेतन का 85% खर्च करता है, तो 85% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? 5 से 3 बार में, 5 से 17 बार में। सी अपने वेतन का 75% खर्च करता है, तो 75% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? ठीक है, तो ये खर्च है और ये बचत हो गया। सेम क्वेश्चन पिछला जैसा बन गया। अब हमको ये बचत का अनुपात दिया था और आय का आय का रेशियो चाहिए। तब बचत का तुलना, बचत से आय निकालना है तो 5 से गुना, बचत का तुलना 3 से आय निकालना है तो 20 से गुना, बचत का तुलना 1 से आय निकालना है तो 4 से गुना। 3 दूनी 6, 5 5 25, 20 दूनी 40, 9 चौका 36। अब प्रश्न में लिखा है कि एबीसी का कुल वेतन जो है 6,060 रुपया है, और हम देखते हैं एबीसी का कुल वेतन कितना हो रहा है। 605, 65, 11, 4 4 8 2 10। पूछ रहा है ए का वेतन, तो कैसे गुना? समझ में आया? बोलिए। अच्छा, जिनको समझ में आया उनके लिए बचत का अनुपात लिखा हुआ है 5:6:9। हमको आय का रेशियो चाहिए ना। प्रश्न में लिखा है वेतन का 80% खर्च करता है, इसका मतलब बचाता कितना होगा? देखो इससे फ़ायदा क्या होगा जो हम बता रहे हैं। आय निकालना होगा तो कैसे गुना? पक्का ना भाई? तो पता है हर जगह 100 रहेगा, क्योंकि आय का नहीं निकाल रहा है, इसलिए निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ता, गुना करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन अभी तो कर देंगे हम। वैसे ही बी का खर्च बोल रहा है 85%, तो बचा रहा होगा 15% आय निकालना है तो 100 से गुना। सी का खर्च है 75%, तो बचा रहा होगा 25% आय निकालना हुआ तो ये देखो 100 का कोई मतलब नहीं है। ये आपका फ़ायदा होता। 5 का 20, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 4 100 एलसीएम हो रहा है, तो कोई बात नहीं। 4 से 25 बार में, 5 20, 20 दूनी 40, अब 25, 4 9 36। समझ में आया बात? हमको तो लग रहा है बहुत लोग को समझ में आ नहीं रहा है, तो इहो बना दें, बना देते हैं। आप फिर निराश हो जाइएगा। आप नाराज़ होइएगा तो हमको नुकसान होगा कि फ़ायदा? तो हम कभी चाहेंगे कि आप नाराज़ होइए? भले 5 महीना काहे ना पढ़िए, लेकिन नाराज़ नहीं होइए। 3 मोबाइल का कुल क्रय मूल्य, ध्यान दो, हर एक चैप्टर का एक को लॉलीपॉप डाला गया है। मतलब आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कि कहीं कहीं भी अप्लाई हो सकता है। ये इसका बहुत यूज होता है। इस टाइप को अच्छे से समझना, हम बार बार बोल रहे हैं।
3 मोबाइल का कुल क्रय मूल्य 10,200 रुपया है। अभी भी बहुत जगह देखते हैं विक्रय मूल्य समान है तो पता नहीं एक्स वाई जेड दिस दैट करते हुए झुराइले रहता है लोग। आप आराम से कर सकते हैं। यदि 3 मोबाइल का कुल क्रय मूल्य 10,200 रुपया है, ध्यान दो ये लिखा हुआ आपका कुल क्रय मूल्य, तो इसका मतलब इतना तो समझ में आ गया कि तीनों मोबाइल का हमको अनुपात में क्रय मूल्य का अनुपात चाहिए, तब एक तरह से बैलेंस करेंगे। अब पूछ क्या रहा है, तो बताइए कि तीसरे वाले मोबाइल का खरीद मूल्य यानी वही क्रय मूल्य क्या है। मतलब हर हाल में तीनों मोबाइल का क्रय मूल्य का अनुपात हमको चाहिए। ये बात समझ में आया। तो देखो क्रय मूल्य का अनुपात हम कैसे निकालेंगे। यहाँ कहीं आपको दिख रहा अनुपात, इनके विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4:3 है। समान भी बोल देता तब वो काम हो जाता। देखो अगर विक्रय मूल्य समान बोलता है तो ये जो 5:4:3 है उसके बदले कितना हो जाता है, 1:1। सेम यही क्वेश्चन बोलेगा कि 3 मोबाइल का क्रय मूल्य इतना रुपया है, पहले मोबाइल को 25% लाभ पर बेचे हैं, दूसरे को 20% लाभ पर, तीसरे को 25% हानि पर, और अंत में सभी का विक्रय मूल्य क्या था, जबकि सभी का विक्रय मूल्य क्या था, समान था, यानी 1:1:1 था। यहाँ पे विक्रय मूल्य समान नहीं है इसलिए अनुपात है 5:4:3। तो रुक जाओ, ये जो रेशियो दिया है पहला मोबाइल और दूसरा मोबाइल और तीसरा मोबाइल का, ये आपका विक्रय मूल्य का अनुपात लिखा हुआ है 5:4:3। हमको विक्रय मूल्य का रेशियो नहीं चाहिए, हमको क्रय मूल्य का रेशियो चाहिए। तो देखो कितना आसान काम है। पहला मोबाइल को बेचे हैं 25% लाभ पर। जिनको नहीं समझ में आया टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। 25% लाभ का मतलब क्रय मूल्य होगा 100 रुपया, बेचे होंगे 125 रुपया, माने क्रय मूल्य होगा 100 रुपया, लाभ होगा 25 रुपया, तो बेचे होंगे 125 रुपया। ये ना मीनिंग है। तो हम पूछेंगे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ, तो क्या होगा 4:5। अरे देखो 100 रुपया क्रय मूल्य और 25% लाभ, तो बेचे होंगे 125, तब 25 चौका 100 और 25 × 125, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 होना चाहिए। हमको विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ क्रय मूल्य चाहिए, तब विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है। तो या तो डायरेक्ट उनके लिए जो सब कुछ समझ रहे हैं, 25% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य होगा 125 और क्रय मूल्य कितना होगा, तब विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है। तो कैसे गुना, सही बोल रहे हैं। वैसे ही दूसरका पे 20% लाभ, 20% लाभ का मतलब बेचे होंगे 120 में, क्रय मूल्य निकालना है। तो और तीसरका पे 25% हानि का मतलब बेचे होंगे 125 में, क्रय मूल्य निकालना है। तो कोई मतलब नहीं है, क्रय मूल्य तो बार बार इसका कोई फायदा नहीं ना मिलेगा। तो चलिए 5 से 25 बार में, 4 से 30 बार में, 3 से 25 बार में, 1/25, 1/30, 1/25, तो 150, तब 25 छक्का 150, 30 × 5 150, 25 छक्का यानी 6:5:6। अब पूछ रहा है कि प्रश्न में टोटल क्रय मूल्य दिया है 10,200 रुपया, और हमारे हिसाब से देखिए कितना, तो कह रहा है तीसरे वाले मोबाइल का खरीद मूल्य कितना है, तो जितना पहले वाले का है उतना ही तीसरको का है। तो कैसे गुना, 17 छाक दिल उत्तर से 6 छाक, आसान नहीं है, बहुत आसान है, एक बार समझोगे तब ना। चलिए तो एक काम कीजिए, थोड़ा सा आप हमको 14 नंबर बना के दिखा लीजिए। इसमें आंसर चूँकि सब दिया होगा तो सही दिया होगा, एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, तो आप बनाइएगा तो संतुष्टि आपको भी मिलेगा। आप देखते हैं कि पहले कौन बनाते हैं। अब देखिए वो कह रही मर्दवा वो कौन स्कीम लगा दे, तो उनको पहले कौन बनाते हैं। चालू हुआ
माने वर्तमान। बी का पिछले वर्ष, ए बी 3, मतलब डी नहीं हो रहा है, बाकी तो मैच कर जा रहा है। बी का पिछले वर्ष 3, 5, 4, 4, 3, दो पॉइंट चलिए, कुछ लोग तो बनाए ना, बहुत बड़ा बात है, इतने काफ़ी है, सब मत बनाओ, दो चारे को बनाओ, लेकिन बनाओ। ए और बी के पिछले वर्ष क्या है का अनुपात 4:3 था। ए और बी दो लोग हैं, हमको चाहिए का ही देख लेते हैं। यदि चालू वर्ष माने वर्तमान में कुल आय दिया हुआ है और बी का पिछले वर्ष, यानी कि दो रेशियो हमको चाहिए। ए और बी का वर्तमान आय का अनुपात चाहिए और बी का पिछले वर्ष का आय का अनुपात चाहिए। अगर ये चीज़ रहेगा तो हम आंसर दे पाएंगे। तब बी का पिछले वर्ष का भी चाहिए, तो साथ ही साथ हम बी का पिछले वर्ष का भी लिख लेंगे। तो ए और बी के पिछले वर्ष के आय का अनुपात 4:3 था, और यहीं पे बी का पिछला वर्ष भी लिख लेते हैं। और अब हमको चाहिए उनके वर्तमान। तो देखिए लिखा हुआ है कि दोनों के पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के आय का अनुपात 3:4 है, और दूसरा का बी का 5:6 है। तब पिछले वर्ष ए का इनकम था 3, वर्तमान में हो रहा है 4, इसका यही मीनिंग है ना। तब पिछले वर्ष का तुलना पिछले वर्ष से वर्तमान निकालना है तो 4 से गुना। वैसे ही बी का पिछले वर्ष का तुलना पिछले वर्ष से वर्तमान निकालना है तो 6 से गुना। बी का तो पिछले वर्ष का चाहबे करिए, छोड़ दिए हम उसको। अब हम लोग हल कर लेते हैं, कटकुट नहीं रहा। 3 और 5 15, 3 5 5 के 20 चौका 80, 5 3 3 9 छक 54, 15 तिया 45। अब प्रश्न में एगो निश्चित राशि दिया हुआ है 8.04 लाख ना, लाख में ही ऑप्शन है तो इसको ऐसे ही रहने दो। उनकी कुल आय वर्तमान का, यहाँ पे ए और बी का वर्तमान देख लेते हैं कितना हो रहा है 100, और बी का पिछले वर्ष का पूछ रहा है तो कैसे गुना 13 6 78, 6 बार में कट रहा है ना। 6 5 30, 24 और 3 27, और दाहिने से 2 अंक के बाद दशमलव भी आएगा, यानी 2.7 लाख रुपया। ये लाख था बउआ। सही है ना। तो चलिए आज भर, बाकी तो कल बताइए देंगे सब बचा खुचा।